हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल एसपी बायोलॉजी सर पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th से साइंस का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। आज हम इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो अधिकांशतः यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर बार इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन अवतरित होता है। आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बच्चों, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अवक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाती है। अवक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। आपको हम जूम करके दिखाते हैं। जो अवक्रिया है कुछ इस प्रकार से होती है, गौर से देखिएगा और इस पे मनन कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बच्चों दो समीकरण दिया गया है और ये कहा गया है कि इन समीकरणों में कौन सी अवक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की अलग अलग पहचान होती है। तो आंसर है पहले अवक्रिया में जो सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया की जाती है उसमें सोडियम जीरो में उपचयित होता है क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः सोडियम और ऑक्सीजन हैं। बच्चों, इसको आप लोग समीकरण के आधार पर भी देख सकते हैं और ये समीकरण आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ आपके माइंड को चेक करने के लिए है कि नीचे दी गई अवक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कि जो अवक्रिया है, एक समीकरण दिया गया है और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें यह बताना है कि कौन से कथन हैं जो असत्य हैं। आपको असत्य चयन कथन का चयन करना है, याद रखिएगा, असत्य चयन, सत्य नहीं असत्य। तो इसमें देखिएगा कौन सा है। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है। फिर दिया कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो अभी आपने पीछे देखा है, हमने कुछ जिक्र किया था, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर भी एक समीकरण दिया गया है और ये कहा गया है कि ऊपर दी गई अवक्रिया किस प्रकार की है। बच्चों बताइए इसमें कि जो ऊपर समीकरण है इसको ध्यान से पढ़िए और ये बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है विस्थापन अवक्रिया। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह पूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस
एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। अर्थात पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जो आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन है बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी अब 30 बार 2022 में पूछा गया है। कहा गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो बच्चों, जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पर तथा दाईं ओर राइट हैंड साइड के बराबर होती है, बाईं ओर की संख्या दाईं ओर की संख्या के बराबर होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। बच्चों, इसको आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। ये ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे इन्हीं के बारे में समीकरण दिया गया है। जरा मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की बात कही गई है और इसको भी आप लोग कॉपी में अपने मन से हल करिएगा और नीचे जो आंसर दिया है उसको देख करके प्रैक्टिस करिएगा और इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर सर ने आज रासायनिक समीकरण कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। तो बच्चों, आपके आसान के लिए, आसानी से अध्ययन करने के लिए हमने इसको कुछ सरल कर दिए हैं और आप लोगों को नीचे इसके आंसर भी हमने दे दिया है। इससे आप लोग समझ लीजिएगा और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशेषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, पहले हम ऊष्माक्षेपी के बारे में समझेंगे। ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शन होता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो। नाम ही से पता चलता है, मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों को मैं दिखा दूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया की जाती है तो आप लोगों को दिख रहा होगा संतुलित होने पर CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं ऊष्मा अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी। तो बच्चों, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए CaCO का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। जैसा कि इस समीकरण में आप देख सकते हैं दिया हुआ है।
कि किस प्रकार से CaCO3 प्लस डेल्टा के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना प्राप्त करता है, जहां डेल्टा क्या है, ऊष्मा ऊर्जा है। क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। और CaCO3 क्या है? ये है चूना पत्थर, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? बच्चों, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। कौन कौन से? पहला कारण तो ये है क्योंकि इस क्रिया में ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO और जल बनाता है, और दूसरे अपक्रिया में यह बताया गया कि ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आप लोग इस समीकरण को देख लीजिए, समीकरण में भी बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो वियोजन अपक्रिया होती है, इसको संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कर रखा गया है, और समीकरण देकर समझाइए, यह भी कह दिया गया है। तो बच्चों, वियोजन अपक्रिया में कोई दो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, इसलिए वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत कहा जाता है। और संयोजन अपक्रिया जो होती है उसमें ऐसी कोई घटना नहीं होती है। आप लोग इसमें समझ सकते हैं, उदाहरण में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आपको लिए चलते हैं। दिया है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की संख्या व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। एक शब्द उपचयन दिया है और एक शब्द अपचयन दिया है। अब आपको व्याख्या क्या करना है कि उपचयन ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे पहले वाले समीकरण में देखिए, जो कॉपर है उपचयित होकर CuO बनाता है, और दूसरे वाले समीकरण में दिया है कि जो Mg है उपचयित होकर MgO बनाता है। अर्थात अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। जैसे CuO हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके Cu प्लस H2O, अर्थात अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहां पर CuO में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपचयित हुआ है। अभी इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, संक्षारण किसे कहते हैं? तो आइए पहले जान लेते हैं संक्षारण क्या है। बच्चों, संक्षारण को हम ऐसे समझते हैं, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिल्वर धातु, चांदी को जानते होंगे आप, कि सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की Fe02H2O अर्थात हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। अब समझ लेते हैं विकृत गंधिता क्या है। बच्चों, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से
उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसके रोकने के उपाय भी हैं कि नाइट्रोजन के प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, दूसरा है वायुरोधी बर्तनों के खाद्य सामग्री रखकर, उदाहरण जैसे चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इसमें खराब गंध आने लगती है, क्योंकि ये उपचयित हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। आज हम कुछ क्वेश्चनों को लिए हैं, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आते रहेंगे। आगे हम आपको इसका सेकंड लेसन लेकर आएंगे क्लास 10th का, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी कंप्लीट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम आपको वीडियो अगला अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिस जल्दी मिल जाए। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद।